नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और चलिए अब सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आज कच्चे तेल की, क्योंकि क्रूड में एक रेंज का मार्केट है। बीच में बहुत उठापटक कीमतों में हुआ, लेकिन अब मार्केट एक दायरे में फंसा है, एक रेंज में फंसा है। अब बाजार के लिए नेक्स्ट वीक दो बड़े इवेंट हैं। एक तो संडे को, ये वीकेंड पे संडे को ओपेक प्लस की मीटिंग है, और क्या इस बैठक में कच्चे तेल का उत्पादन और घटाने पर कोई फैसला होगा या जो पहले की पॉलिसी है उसी को कंटिन्यू किया जाएगा, ये एक बड़ा मुद्दा है। और दूसरा ये है कि रूसी तेल पर प्राइस कैप लगना है नेक्स्ट वीक से। अब खबर ये आ रही है कि जो यूरोपीय यूनियन $60 के भाव पर ऑलमोस्ट सहमति बनती हुई दिख रही है कि $60 के प्राइस पर रूसी तेल पर प्राइस कैप लगेगा। ये दो महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हैं। तो पहला सवाल नरेंद्र तनेजा जी मेरा, ओपेक प्लस की मीटिंग को लेकर होगा सर। अलग अलग तरह की खबरें आ रही हैं। कुछ जानकार कह रहे हैं कि उत्पादन कटौती हो सकती है, कुछ कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा। आपको क्या लगता है? इस तरह की बातचीत चल रही है। कुछ लोगों का मानना है कि भाई जिस हिसाब से थोड़ा सा कीमतें नीचे आई हैं उनको करेक्ट करना पड़ेगा और उसके लिए यही है कि प्रोडक्शन कट करिए। लेकिन मुझे लगता है अगर दोनों को सहमत कर खुश रख, क्योंकि ओपेक के अंदर जो है काफी द्वंद्व होता है, तो इसलिए जो है हो सकता है कि ये फैसला हो जाए भी ठीक है थोड़ा सा प्रोडक्शन कट कर दीजिए, जिससे कि वो बात हो जाए। लेकिन वो कोई सिग्निफिकेंट नहीं होगा, क्योंकि ओपेक जो है वो चीन के बाजार को अच्छी तरह जानती है। उनको जो मुख्य इस समय चिंता वो चीन को लेकर के है कि चीन में डिमांड जो है वो थोड़ा कम हो रही है और आने वाले 1.5 महीने में और डिमांड डिस्ट्रक्शन हो सकता है। उसको लेके वो चिंतित है। दूसरा सबसे बड़ा बाजार है, तेल खरीदार है। तो लेकिन दूसरी तरफ चीन एक सेंसिटिव कंट्री है। अगर ओपेक कोई ऐसा फैसला लेती है जिससे उनकी परसेप्शन चाइना का और खराब हो, फिर उससे चीन भी नाराज होगा। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सऊदी अरब का यही कहना है कि नाराज करने की जरूरत नहीं है। चीन को बहुत अहम उपभोक्ता हमारा इम्पोर्टर है, तो इसलिए कोई ऐसा बड़ा फैसला नहीं लेंगे। मुझे हो सकता है बड़ा फैसला होगा, मुझे नजर नहीं आता। अगर होता भी है तो टोकनिज्म होगा, क्योंकि कुछ मेंबर चाहते हैं कि प्रोडक्शन कट हो, लेकिन कोई बड़ा प्रोडक्शन कट होगा तो उसकी बिल्कुल मुझे ना कोई जरूरत नजर आती है, ना मुझे लगता है कि ओपेक करना चाहिए। वो बहुत मैच्योर ऑर्गेनाइजेशन है, इस तरह के फैसले वो बहुत दूरदराज के सोच समझ के लेते हैं। लेकिन सर हाल के दिनों में जो गिरावट आई कीमतों में, और उसके बाद जो चर्चा अभी चल रही है यूएस में, यूरोप में मंदी की बात हो रही है, क्या इससे निपटने के लिए ओपेक कोई एडवांस प्लानिंग नहीं कर सकता है, जैसा कि पिछली बैठक में किया था कि 20 लाख बैरल कटौती का ऐलान कर दिया था? देखिए, एडवांस प्लानिंग वो करते हैं, लेकिन साथ में उनको ये भी देखना होता है कि जो तमाम देश हैं, खासतौर से जो अहम देश हैं इसको लेकर के, वो बहुत ज्यादा वहाँ नाराजगी नहीं होनी चाहिए और बाजार भी बहुत ज्यादा जो है वो नाराज ना हो। देखिए, आपको पता है बाजार जो है दो ही चीजों पे चलता है। बाजार एक तो डर पे चलता है, दूसरा लालच। जो तेल का बाजार है वो पूरी तरह डर और लालच, तो डर और लालच का बैलेंस इन्होंने ओपेक को बैलेंस करना होता है। तो और ओपेक लॉन्ग टर्म फैसला वो ले नहीं सकती कि वो एक कार्टेल है। उनको बेसिकली ये देखना है कि जो उनकी जो एक रफ जो उनकी कोशिश होती है कि तेल की कीमत इस समय वो $90-100 रहनी चाहिए, 90 से नीचे नहीं आनी चाहिए। $100 हो तो ये वो चाहते हैं, उनका प्रयास $100 का है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हालात ऐसे होते हैं जैसे चाइना में है या प्राइस कैप में है, तो वो इस समय मुझे लगता है कि इस समय ये बहुत अच्छा नहीं होगा कि ओपेक उसमें ज्यादा इंटरवीन करे। वो थोड़ा बहुत अनाउंसमेंट करती है, बड़ा नहीं करेगी। अब प्राइस कैप बहुत बड़ा फैसला लिया जा रहा है, वो तो ओपेक का भी उसका इम्पैक्ट आता है। अब अगर G7 कहता है प्राइस कैप लगा दीजिए $60 या 65 यूरो या 60 यूरो, इसका मतलब ये हुआ है कि ओपेक के ऊपर भी इशारा है कि तेल की कीमतें जो है वो इससे ऊपर नहीं जाने दी जाएंगी। तो ये इसलिए मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ा कोई फैसला होगा। और प्राइस पर कैप की जब आता है देखना होगा कि ये लगा रहे हैं वो, लेकिन क्या वो सफल हो पाएगा और कितना सफल हो पाएगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि वो यूनाइटेड नेशंस तो है नहीं। वो मैकेनिज्म उस पर कैसे लगाएंगे, और जो उनका मैकेनिज्म ये है कि जो समुद्री जहाज से तेल जाता है, बीमा कंपनी वाली कंपनियां वो ज्यादातर यूरोपियन है,
कि उन पे अंकुश लगाएंगे कि कोई भी जो रूस से तेल खरीदता है उसको परेशान करो, उस पर प्रतिबंध लगा दो। तो डायरेक्ट वो इस तरह से वो प्राइस कट को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, समुद्री जहाज के माध्यम से, कि उसका भाड़ा कितना होगा, और दूसरा जो है इंश्योरेंस का। तो देखना होगा ये कितना सफल होता है। बहुत सफल तो होगा, मुझे ऐसा नजर नहीं आता। आखिरी सवाल सर मेरा आपसे ये होगा कि अगर आप जो बात कह रहे हैं कि शायद कोई बदलाव ना हो, ओपेक बहुत मैच्योर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, अगर कोई बदलाव नहीं होता है उत्पादन को लेकर के, प्राइस पर कोई इम्पैक्ट इसका? देखिए, अगर कोई बड़ा बदलाव नहीं होता तब भी प्राइस जो है, या बदलाव वो थोड़ा बहुत कर भी देते हैं कि मान लिया 2 लाख बैरल 3 लाख बैरल करते हैं, तो उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वेनेजुएला से उत्पादन शुरू हो चुका है और कई और भी जगह से थोड़ा तेल के उत्पादन बढ़ने की बात है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर नहीं होता, उसके बावजूद जो है, जो कीमतें, जो पैटर्न नजर आ रहा है उस पर चलेगा। और 3 फैक्टर रहेंगे कि चीन की स्थिति क्या होती है, प्राइस कैप कितना जो है वो लागू कर पाते हैं, साथ में ये देखना पड़ेगा कि जाड़ा मौसम, जाड़ा कितना सख्त पड़ता है। अभी तक जो ऐसा लग रहा है कि जो रिसेशन है वो भी शैलो है, और जाड़ा अभी तक भयंकर नहीं आया है, ना ही भयंकर अभी रिसेशन आया है। तो इसलिए मुझे लगता है कि एकदम फैसला लेना मुश्किल होगा। बहुत शुक्रिया तनेजा जी आपका जुड़ने के लिए और डिटेल में कच्चे तेल पर बात करने के लिए। अब अजय जी आप जरा बताएं सर कि ये तो फंडामेंटल की बात हो गई, लेकिन ट्रेडिंग के लिए क्रूड का मार्केट अभी कैसा है, और ट्रेडर को संडे की मीटिंग को ध्यान में रखते हुए इस वक्त कच्चे तेल में क्या ट्रेड करना चाहिए? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। जिस ढंग से हमने देखे 2-3 दिनों के अंदर काफी बड़ी वॉलिटिलिटी हमने कच्चे तेल में आती हुई देखी। पिछले 7 दिन की बात करें तो 6000 का लेवल भी देखा है हमने और 6700 के ऊपर भी जाते हुए देखा। बट मुझे लगता है कि जो संडे की मीट है ये पॉजिटिव हो सकती है कच्चे तेल के लिए। कल की तेजी के बाद आज एक प्रॉफिट बुकिंग जरूर दिख रहा है, तो बिल्कुल इंट्राडे के हिसाब से मुझे लगता है 6500-6550 तक आप बेच के चल सकते हैं, बट कैरी मत करके चलिए, बिकॉज ये इन लाइन ऑफ एक्सपेक्टेशन है कि ओपेक प्रोडक्शन कट करेगा। दूसरी ओर चाइना ओपन हो चुका है जो डिमांड को सपोर्ट करेगा, तो बेटर है बिल्कुल इंट्राडे के लिए आज बेच के चलिए, बट कोई भी शॉर्ट पोजीशन कच्चे तेल में कैरी मत कीजिए अगले हफ्ते के लिए। ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई क्रूड के ऊपर, इस पर आप नजर रखिए। अब आते हैं गोल्ड पे, और गोल्ड में आप देखिए कि बहुत अच्छी तेजी आई है, 9 महीने की ऊंचाई पर है एमसीएक्स पर गोल्ड का भाव जो फरवरी का वायदा है, और 53,900 के ऊपर अभी भी फरवरी का वायदा ट्रेड कर रहा है। तो कुल और ग्लोबल मार्केट में 5 महीने की ऊंचाई पर है भाव। डॉलर के इंडेक्स में बहुत तेज गिरावट आई है और अब तो 104.50 के भी नीचे आ गया है डॉलर का इंडेक्स। अगस्त के बाद का ये सबसे निचला स्तर है डॉलर इंडेक्स का। तो कुल मिलाकर मार्केट में तेजी के फंडामेंटल पर्याप्त तौर पर मौजूद हैं और उसका इंपैक्ट हम मार्केट पर देख भी रहे हैं। लेकिन अब यहां से 53,900 के ऊपर खरे जी टेक्निकली क्या ट्रेड बन रहा है गोल्ड में? जी मृत्युंजय भाई, थैंक यू। गोल्ड में मेरे को लगता है ये डॉलर इंडेक्स में जो गिरावट आई है 115 के लेवल्स की और 104.50 जो अभी चल रहा है, इसका सपोर्ट सारी कमोडिटीज के प्राइस को मिला है। अब जैसे फरवरी वाला गोल्ड की लेवल की अगर मैं बात करूं तो मेरे को लगता है 54,000 के आसपास अभी इसका मौजूदा भाव है, 53,900 को चल रहा है। अभी 7 बजे यूएस के पेरोल के डेटा है, तो शाम के ट्रेडिंग सेशन में गोल्ड सिल्वर में काफी ज्यादा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो मेरे को लगता है कि 54,000 के लेवल से हल्की सी मुनाफा वसूली प्राइसेस में देखने को मिल सकती है, और नीचे में प्राइसेस आज सिर्फ इंट्राडे के लिए बात कर रहा हूँ तो 53,600 रुपए तक देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई आज के लिए गोल्ड पर। अजय जी आपका कुछ व्यू इस भाव पर ट्रेडिंग के लिए गोल्ड में? ठीक है, ट्रेंड तो काफी पॉजिटिव, बिकॉज कल के सेशन में हमने 1800 का लेवल तोड़ दिया। आज शाम को नॉन फार्म पेरोल का डेटा एक्सपेक्टेड इनलाइन है, वो पॉजिटिव दिखा रहा है, तो अपसाइड रहेगा बट लिमिटेड रहेगा। 54,100 का लेवल स्पाइक कर सकता है बट सस्टेन नहीं करेगा, बिकॉज एक तो वीकेंड भी है और हम देख रहे हैं कि 108 के ऊपर डॉलर इंडेक्स में टिकाव नहीं है। तो मेरे को लगता है बिल्कुल इंट्राडे के हिसाब से 54,100 तक का स्पाइक कर दे मार्केट, उसके बियॉन्ड जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा आज पर्टिकुलरली। लॉन्ग टर्म अभी भी इंटैक्ट है, पॉजिटिव। ठीक है, अगला चलिए अब हम शुरू करते हैं सवाल जवाब, और पहला सवाल है अर्जुन का। अर्जुन जुड़ रहे हैं हमारे साथ, पूछिए अर्जुन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, पूछिए सर मेरा केडीजी से सवाल है, गंवार के बारे में पूछ रहा हूँ। मैंने हाजिर में गंवार 5,800 में लिया है, अब क्या करना है? यानी 5,800 में आपने हाजिर में ग्वार लिया है। केडिया जी अभी रुकना ठीक रहेगा? ग्वार में आगे तेजी देख रहे हैं आप?
बिल्कुल मित्र जी, जैसे हमने 2 अक्टूबर को कहा था कि तेजी का रुख कायम रहेगा, वो अभी भी कायम है। बट जो नवंबर में हमने एक ब्लास्ट देखा है प्राइसेस के अंदर, हो सकता है दिसंबर के अंदर प्राइसेस थोड़ा कंसोलिडेट करता हुआ दिखाई देगा। हाजिर में है तो बेटर ये बने रहिए। मुझे लगता है कि एक बार दिसंबर के अंदर प्रॉफिट बुकिंग रहेगा, जब तक 6150 के ऊपर गवार नहीं निकलता है, तब तक ये दायरा बना रहेगा। बाकी इनको बने रहना चाहिए। हमें लगता है कि अगर जनवरी मिड तक की बात करें तो 7000 का लेवल आराम से दिख जाएगा, तो बने रहिए ये। ठीक है, ओके। नेक्स्ट कॉलर विश्वनाथ हैं, पूछिए विश्वनाथ जी। जी सर। सर मेरा सवाल नेचुरल गैस पर है। मैंने 583 के भाव पर सर नेचुरल गैस के 2 लॉट बाई किए हुए हैं। 583 पर नेचुरल गैस के 2 लॉट आपने खरीदे हैं? जी सर, और अभी बहुत गिर चुका है। भाव तो बहुत गिर गया है। तो खरे जी, नुकसान की भरपाई कैसे होगी? मेरे को लगता है इन्होंने काफी लंबा होल्ड कर लिया है, क्योंकि 583 के आसपास इन्होंने बाय किया है और प्राइस नीचे में 533 के आसपास तक गए हैं। तो मेरे को लग रहा है इंट्राडे के लिए जो मैंने एक ट्रेड बनाया है, इंट्राडे या फिर 1 से 2 दिन की अगर मैं बात करूँ, तो 540 535 की रेंज में इनको लेना चाहिए। मेरे को लगता है 1 से 2 दिनों में प्राइस वापस 555 560 के करीब तक आ सकते हैं। अगर ये ले सकते हैं तो 540 535 की रेंज में इनको पोजीशन ऐड करना चाहिए, और 555 60 के करीब अगर ये मिलता है तो उस प्राइस पे ये एक बार के लिए एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर राजीव हैं, आप जुड़ रहे हैं हमारे साथ। पूछिए राजीव जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, पूछिए। सर इस बार सोयाबीन में राय चाहिए थी, क्या रहेगा इस बार? अच्छा भाव नहीं मिल पाया क्या सोयाबीन में सर? सोयाबीन पर आप, अच्छा ओके, बताइए अजय जी, फंडामेंटली अभी क्या लग रहा है अभी आपको सोयाबीन का मार्केट? देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जो भी एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स है, मस्टर्ड की सोइंग तक तेज रहेगा। जैसे ही मस्टर्ड की सोइंग कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद गिरावट आना चालू हो जाएगा। तो बिल्कुल हमने देखा मस्टर्ड की सोइंग लगभग अब कंप्लीट हो चुकी है। और सोयाबीन में एक तो अराइवल प्रेशर रहेगा ग्लोबल मार्केट में। पिछले साल जो शॉर्टेजेस था, जिसकी वजह से तेजी बनी थी, इस बार वैसा नहीं है। तो आई थिंक मार्केट में ध्यान मंदी का है। जैसे से हम दिसंबर 20 तारीख को पार करेंगे, प्राइसेस 5200 5200 के नीचे भी जाता हुआ दिखाई देगा। लॉन्ग अवॉइड करके चलिए कोई भी एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर प्रमोद हैं जोधपुर से। पूछिए प्रमोद जी। नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए। सर ये आपने जो एक तो मुझे सभी मसालों पे, मतलब जीरा और धनिया और टर्मरिक तीनों पे राय चाहिए, और गंवार का तो आपने बता दिया। तो ये बताओ 7000 कब तक हो जाएगा, वो भी बताना गंवार का। मसालों के बारे में पूरा आप कंप्लीट बताओ। ठीक है, अगला खैरे जी पहले बताइए मसालों पर क्या आउटलुक है ओवरऑल, और फिर ग्वार 7000 कब तक, दोनों सवाल का जवाब। जी जी, देखिए मसालों में सबसे स्ट्रॉन्ग जो आइटम है वो अभी करंट में जीरा ही है। जीरे में मेरे को लगता है कि अगले कुछ ट्रेडिंग सेशन में 25,800 900 26,000 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। 24,700 24,600 के ऊपर जब तक दिसंबर वायदा जीरा है, तब तक इनको पोजीशन अगर इनके पास है तो बने रहना चाहिए। 26,000 तक के जो है लेवल इसमें देखने को मिल सकते हैं। वहीं पे धनिया जो काउंटर है मेरे को थोड़ा सा वीक लगता है। धनिया मेरे को लगता है कि कुछ ट्रेडिंग सेशन में नीचे में अगर होल्डिंग की बात करूं तो 9,000 के नीचे भी प्राइसेस इसमें देखने को मिल सकते हैं। तो 10,000 की रेंज में अगर मिलता है तो इनको 10,300 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ सेलिंग का ट्रेड लेना चाहिए। आगे कुछ टाइम फ्रेम में मेरे को लगता है 9,000 के भाव देखने को मिल सकते हैं। टीएमसी की अगर बात करूं तो टीएमसी भी अभी चार्ट पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर इसका वीक है। तो अगर इनके पास पोजीशन है तो मैं बोलूंगा इनको मौजूदा भाव पे एक बार एग्जिट लेना चाहिए। टीएमसी में मेरे को लगता है इससे 5 से 7% की गिरावट देखने को मिल सकती है। अब जैसा कि ग्वार की अगर बात करें तो ग्वार मेरे को लगता है कि जब तक 6300 रुपए के ऊपर नहीं निकल रहा है तब तक 7,000 के लेवल इसमें आने अभी हाल फिलहाल मेरे को देखने को नहीं मिलते हैं। मैं इनको यही बोलूंगा कि 6,100 के करीब अगर मिलता है तो एक बार इनको वहां पे आधा मुनाफा बुक करना चाहिए। ठीक है, 5500 की रेंज में ये वापस एंट्री ले सकते। ठीक है, अगला सवाल है राजेश का, महाराष्ट्र से हैं। पूछिए। अभी सर ये सिल्वर मैंने 65,000 पे सेल किया है सर, 2 लॉट। 65,000 पे आपने 2 लॉट, ये मार्च वायदा में बेचा है सर आपने? हाँ जी, मार्च का है। 65,000 पे आपने सेल कर दिया है, अभी भाव है 65,700 का। तो केडिया जी रुकना ठीक रहेगा या निकल जाना चाहिए, लॉस बुक कर लेना चाहिए? देखिए, मुझे लगता नहीं है कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बड़ी फॉल रहेगी मार्केट के अंदर। आज नॉन फार्म का डेटा है तो थोड़ा पुल बैक 65,000 तक मिल जाए, बट बेटर है कि शॉर्ट नहीं रखिए। बिकॉज हमने एक शॉर्ट कवरिंग पिछले 2 सेशन में जबरदस्त देखी है। तो थोड़ा बहुत 65,000 तक का पुल बैक मुझे लगता है कि मार्केट में मिल जाए तो बेटर शॉर्ट से निकल जाना चाहिए। ओवरऑल मुझे लगता है काउंटर काफी स्ट्रांग रहेगा। जो इमीडिएट टारगेट तो 66,200 है, बट दिसंबर में मुझे लगता है कि 68,000 का भी लेवल दिखा देगा, तो शॉर्ट अवॉइड कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर दिनेश हैं भोपाल से। पूछिए दिनेश जी। नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए। सर
मेरा क्वेश्चन है कि मैं क्रूड ऑयल मैंने शॉर्ट करा है 6620 पे, आज ही करा है 19 दिसंबर वाला सर। किस भाव पर बेचा है सर आपने? 6620। 66 ओके ठीक है। तो क्या करें खरे जी? क्रूड ऑयल में जैसा कि अभी आज इंट्राडे में हमने ट्रेड भी किया था, अभी लाइव 6600 के करीब खरीदारी का ट्रेड था, 6720 का जो है टारगेट था। क्या प्राइस पे बताया उन्होंने सेल के प्राइस? 620। तो अभी जैसे भाव 6668 के आसपास चल रहा है, तो मेरे को लगता है अगर डेटा के टाइम में जो पेरोल के डेटा आएंगे 6620 के करीब अगर प्राइस मिलते हैं तो इनको यहाँ पे एक बार एग्जिट कर लेना। ठीक है। नेक्स्ट कॉलर कपिल हैं मध्य प्रदेश से, पूछिए कपिल जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, पूछिए सर। मुझे खरे सर से चने और सोयाबीन पे राय चाहिए थी, खरे सर की। चने और सोयाबीन पर राय चाहिए, ये आप कह रहे हैं। खरे जी की राय चाहिए आपको, बताइए खरे जी, चने और सोयाबीन पर आपका व्यू क्या है? जी नितिन जी, चना और इससे सोयाबीन अभी एनसीडीएक्स के काउंटर पे तो जो है पिछले साल बंद हो गए थे। मेरे को लगता है 5200-5300 का जो एक चने का रेंज है, वो एक वहाँ पे हायर प्राइस पे सप्लाई देखने को मिलती है। तो मेरे को लगता है कि वहाँ पे अगर इनके पास पोजीशन है तो 5200-5300 की रेंज में एक बार इनको निकलना चाहिए। नीचे में प्राइसेस वापस अगर 4800 की रेंज में फिजिकल में आते हैं तो वहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। सोयाबीन में करंट में मैं अभी कोई व्यू नहीं दे सकता। ब्रेक के बाद भी आपका स्वागत है और अगला सवाल है पराग का, कानपुर से हमारे साथ, पूछिए। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, पूछिए सर। आज के लिए गोल्ड में क्या करना चाहिए और डाटा आज कितने बजे आएगा? हाँ, आज यूएस में जॉब डेटा आने हैं नॉन फार्म पेरोल के। कितने बजे? करीब 6:30-7 के आसपास अजय जी। 7 बजे हमारा ये डेटा रहेगा यूएस से, जहाँ पे हम नॉन फार्म पेरोल और अनएम्प्लॉयमेंट रेट दोनों का डेटा आते हुए दिखेंगे, जो डॉलर पे और बुलियन पे काफी ज्यादा इंपैक्ट करता हुआ दिखेगा। तो वो कह रहे हैं कि डेटा भी आएगा और ट्रेड भी करना है उनको, तो क्या 7 बजे के बाद ट्रेड लें या डेटा प्रूफ कोई ट्रेड है आपके पास गोल्ड में? डेटा प्रूफ ट्रेड है, ऑप्शन के अंदर हम ट्रेड कर चल सकते हैं, जहां पे हम गोल्ड मिनी में 54,000 का कॉल है वो 380 पे लेके चल सकते हैं 580 के टारगेट के लिए। और वहीं अगर आप चांदी में भी करना चाहते हैं तो 66,000 का कॉल 2200 में मिल रहा है, 1900 के स्टॉप लॉस से लेके चलिए 2600 का टारगेट मिलेगा। ठीक है, ओके, इस पर आप नजर रखिए। नेक्स्ट कॉलर सेवक राम है गुजरात से, पूछिए सेवक राम जी। सर मुझे कॉपर पे राय चाहिए, मैंने एक लॉट सेल किया हुआ है 192 पे, 692 पे। 692 पे? जी सर। सेल किया आपने? सेल किया है। खरे जी क्या करें, अभी बने रहें, निकल जाएं, क्या करें? जी कॉपर में मेरे को लगता है बने रहना चाहिए। मेरा भी 693-694 के करीब इसमें एक सेल का ट्रेड है। मेरे को लगता है प्राइस आज की इवनिंग सेशन में एक बार 85 रुपए के आसपास तक आ सकते हैं, तो कुछ 96 रुपए के एसएल से बने रहना चाहिए। ठीक है, ओके, इस पर आप नजर रखिए। अच्छा, नेचुरल गैस में अजय जी कुछ ट्रेड अभी आपको दिख रहा है करना चाहिए? देखिए, नेचुरल गैस में पिछले 2 दिनों में काफी ज्यादा इरोशन आते हुए देखा है हमने, लेकिन जो आगे फंडामेंटल दिखा रहा है विंटर्स को लेकर या एनर्जी क्राइसिस को लेकर, तो ज्यादा बड़ी मंदी तो नहीं लग रही है। हाँ, आज एक गिरावट कंटिन्यू रह सकती है, जो 530-35 के करीब मिलती है वहां से वापस बाइंग इनिशिएट करके चलना चाहिए, जो इमीडिएट टारगेट 560 का रहेगा, बट करंट लेवल से शॉर्ट अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर पवन है चंदोसी से, पूछिए पवन जी। सब दिसंबर में था, ये 952 रुपए जो चल रहा है, 2-4-6 महीने में कुछ इसकी स्थिति जो है ऊपर नीचे की लगती है, आपको कहाँ तक लगती है, क्या स्थिति बनेगी जो है, बताइए खरे जी। जी मेंथाल में हम देखिए कंटिन्यू गिरावट देख रहे हैं, जैसे कि लास्ट सेशन में भी हमने डिस्कस किया था कि मेंथाल जब तक 970-72 के ऊपर नहीं निकल रहा है तब तक इसमें अभी बाय का ट्रेड अवॉइड करना चाहिए। 970-72 के ऊपर अगर ये निकलता है तो प्राइसेस में जरूर एक बार 1050 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, तब तक बाय का ट्रेड अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल है पवन का, राजस्थान से हैं हमारे साथ, पूछिए पवन जी। सर मेरा सवाल केडिया जी से है। ये ग्वार में मैंने 5 जनवरी के माइनस किए हैं, मुझे क्या करना चाहिए, रुकना चाहिए या क्या करना चाहिए? किस भाव पर शॉर्ट किया सर आपने? 6,000 रुपए में। 6,000 में, बताइए केडिया जी। देखिए, वैसे मेरा व्यू तो काफी तेजी का ही है, जो मैंने अक्टूबर में भी कहा था, शॉर्ट तो अवॉइड कीजिए, बट हाँ जिस ढंग से 6,150 के ऊपर गवार शीट नहीं जा रहा तो एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए, और नीचे में अगर 5700-5750 भी मिले तो बेटर है प्रॉफिट बुक कर लीजिए, लेकिन शॉर्ट अवॉइड कीजिए क्योंकि अभी भी फंडामेंटल और टेक्निकल काफी साउंड और स्ट्रांग है गवार कॉम्प्लेक्स के लिए। ठीक है, महेंद्र है नेक्स्ट कॉलर, पूछिए महेंद्र जी। सर जी नमस्कार। नमस्कार, पूछें।
सर मेरे पास कॉटन है और ग्वार है, ग्वार में मैं रुक सकता हूँ और किसान हूँ, क्या करूँ साहब, रखूँ या बेच दूँ? अच्छा, आप किसान हैं, आप कह रहे हैं कि रखूं या बेचूं। तो अजय जी क्या व्यू है किसान के लिए, आपका व्यू क्या होगा? जो इनके पास ग्वार का स्टॉक है, कॉटन का भी है, क्या करना चाहिए इनको? देखिए, कॉटन में हमने देखा था कि इस बार प्रोजेक्शन थे कि 350 360 तक की क्रॉप आएगी, बट अब 340 पे आते हुए दिखाई दे रही है। अराइवल्स काफी कम रहे हैं 2 महीनों में, जिसका मतलब है फार्मर नीचे के भाव में नहीं बेच सकते। तो टाइमिंग मुझे लगता है कि काउंटर स्ट्रांग रहेगा। अगर ये जनवरी एंड तक वेट करेंगे तो मुझे लगता है 37,000 तक M6 कॉटन देखने मिल सकता है, क्योंकि यार्न मार्केट धीरे धीरे टाइट होंगे आगे जाकर। वहीं गवार की बात करें तो किसान है, इनको बिल्कुल बने रहना चाहिए। अगर जनवरी एंड तक की बात करें गवार में भी, तो यहाँ पे मुझे लगता है 7,000 तक का लेवल आराम से दिखा सकता है। फंडामेंटल काफी मजबूत है दोनों ही कमोडिटी के। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर रमेश हैं, जोधपुर से जुड़ रहे हैं। पूछिए रमेश जी। ये फसल अगर 51 लाख की होती है तो इसका मिनिमम नीचे का गवार का गम का भाव क्या होना चाहिए टेक्निकल? अगर आप कह रहे हैं कि उत्पादन 50-51 लाख बोरी होती है तो? हाँ। अच्छा, बताइए अजय जी, आप तो फंडामेंटली बताइए, टेक्निकल खरे जी बताएंगे। अगर जैसा कि ये कह रहे हैं कि 50-51 लाख बोरी का ही अगर प्रोडक्शन हो तब प्राइस क्या होना चाहिए? तो अगर ये 51 के फिगर आ जाए, जिस ढंग से हमने सेमिनार में देखा था 1.25 की बात हो रही थी, फिर 1 तक पहुंचे थे हम एवरेज निकालकर, 51 हो जाए तो मुझे लगता है कि अगले हफ्ते 3 दिन तक सर्किट कंटिन्यू लगते हुए दिखाई देंगे। बिकॉज अभी भी मार्केट में शॉर्टेज है। अगर हम 70-75 की भी बात करें तो बहुत बड़ी बात है। तो 51 है तो आई थिंक के 16-17 हजार के भाव तो आराम से कम दिखेंगे। डाउन साइड तो मुश्किल ही है फिर दिखना। ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि 51 लाख बोरी उत्पादन का आंकड़ा आएगा किधर से? अभी तो 70-75 और 1 करोड़ के बीच में डिबेट चल रही है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। चलिए, अगला सवाल है कैलाश चंद्र मोदी का, सदुलपुर से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। पूछिए कैलाश जी। नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए। सर आपने कॉल और पुट का वो बताया तो 1000, लेकिन उसका कैलकुलेशन कैसे होता है, जरा वो बताने का कष्ट करें। डिटेल में जरा बताइए खरे जी, जरा डिटेल में। मतलब आप ये समझिए कि ये सवाल आपसे पाठशाला के हिसाब से है। कॉल पुट का कैलकुलेशन कैसे होता है, ये जरा डिटेल में बताइए। किस आइटम में ये पूछ रहे हैं, क्रूड ऑयल या किसी में भी? मान लीजिए, नहीं आप ऑप्शन का बताइए ना, कि ऑप्शन में अगर कोई कॉल लेता है ना, और कोई पुट लेता है, अगर 1 रुपए ऊपर नीचे होता है, गोल्ड को एग्जांपल ले लीजिए, है ना, तो क्या फर्क पड़ता है, कैसे कैलकुलेशन होता है, ये जरा बताइए। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है वो ऑप्शन चेन होती है। ऑप्शन में किसी भी आइटम में, भले ही वो इक्विटी मार्केट में हो या कमोडिटी मार्केट में, तो ऑप्शन में जिस ओआई पे सबसे ज्यादा राइटर्स कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन में होते हैं, वो उसका एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करता है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, गोल्ड अभी एक मिनट खरे जी, 1 मिनट। राइटर्स है ना, और आपने क्या बोला अभी? एक ओआई। अरे भाई साहब, वो बिल्कुल सिंपल। अब उनको जानना है ऑप्शन क्या है, पहले ही आपने उनको राइटर्स और ओआई अगर आप बता देंगे तो दोबारा पूछेंगे नहीं सवाल। बिल्कुल आसान भाषा में बताइए सर कि क्या कैसे कैलकुलेशन होता है। सिंपल सा अगर मैं इनको बताऊं कि अगर इनको मार्केट में तेजी लग रही है तो सबसे सिंपल तरीका होता है उसमें कॉल ऑप्शन बाय करने के लिए। और इसमें सबसे सिंपल तरीका है, जो भी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है उसके आसपास का ही स्ट्राइक प्राइस इनको चूज करना चाहिए। सपोज एग्जांपल ले लेते हैं, अगर गोल्ड 100 रुपए बढ़ता है तो इस कैलकुलेशन के हिसाब से जो ऑप्शन है उसमें 40 से 50 रुपए का मूवमेंट हमें देखने को मिलता है। सिंपल से कैलकुलेशन। और पुट में अगर मान लीजिए गिरेगा तो भी वही सेम प्राइस रहता है। नहीं, कॉल में अगर 1 रुपए मान लो हमने कॉल लिया, ठीक है, और अगर 100 रुपए बढ़ गया तो कितना मिलेगा एक लॉट कॉल में? अगर इन्होंने कॉल लिया तो 40 से 50 पॉइंट का अपसाइड का मूवमेंट ऑप्शन में देखने को मिलेगा। अगर सेम स्ट्राइक प्राइस का पुट भी ले रहे हैं तो 40 से 50 पॉइंट का डाउन साइड का मूवमेंट भी, मतलब अपसाइड का मूवमेंट भी पुट में देखने को मिलेगा। चलिए, ठीक है, इस पर और हम डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि ये सवाल कार्यक्रम के आखिर में आया। सवाल अच्छा है, आगे हम डिटेल में कभी इसके ऊपर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया खरे जी आपका और केडिया जी आपका जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए।